नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 18 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो रहेगा दैट इज़ ओपनिंग द फील्ड। जिस तरीके से अभी फार्मर्स को फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज को चलते हुए एक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, उसको यहाँ पर एडिटर एक अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं कि किस तरीके से हम फर्टिलाइज़र्स के मिसयूज़ को रोक सकते हैं और एक वेल मैनर में नए फर्टिलाइज़र्स तैयार कर सकते हैं, जिससे कि फार्मर्स उन फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके अपनी ज़मीन है उसको बचा करके रख सकें। ठीक है, जानेंगे इसको। दूसरा ये वाला आर्टिकल है द परसूट ऑफ टैक्स जस्टिस। इसमें अभी जो OECD के द्वारा जो एक टारगेटेड मैनर में काम किया जा रहा है कि जी एक 15% ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स फिक्स कर दें, तो उससे क्या होगा कि जो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज हैं, ये अगर कहीं पे भी ऑपरेट कर रही है तो उनका भी उनको जहाँ से वो अर्न कर रही है वहाँ पर टैक्स देना पड़े, और एक मिनिमम टैक्सेशन का फिक्स रेट फिक्स की जा रही है दैट इज़ 15%, कि 15% टैक्सेशन हम ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स के तौर पे इम्पोज कर दें, जिससे कि फिर वो टैक्स को इवेड ना करे। तो दो आर्टिकल ये हो गए। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द फॉल गाय। इस आर्टिकल में जानेंगे कोल इंडिया लिमिटेड को जिस तरीके से ब्लेम किया जा रहा है कोल की शॉर्टेज को लेकर के। इससे पहले हमें पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि जब से हमारे यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम मूव हुए हैं, उससे अभी तक कोल इंडिया लिमिटेड के क्या तो रोल रहे हैं, और ये जो क्राइसिस है कोल शॉर्टेज की, इसके पीछे और क्या वजह है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मतलब मैंने पोस्ट ऑलरेडी कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप एक बार उन वर्ड्स को देख लिया करो, ठीक है, जिससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आप खुद से भी अगर रीड आउट करना चाहो तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को डिटेल में। देखो, शुरुआत हो रही है ओपनिंग द फील्ड से, कि जिस तरीके से हम अभी परिस्थितियां देख रहे हैं और हमने अभी देखा भी कि जिस तरीके से अभी शॉर्टेज चल रही है फर्टिलाइज़र की, तो एक डेस्परेशन देखने को मिल रही है लोगों में या फार्मर्स में, कि जिस तरीके से भी वो अपनी एक खींचतानी हो रही है कि कैसे भी करके फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज को सॉर्ट आउट किया जाए। और वो जैसे ही कोई फर्टिलाइज़र ट्रक उनके सामने आके खड़ा होता है तो जिस तरीके से वो एक कहते हैं ना कि रश में लग जाते हैं कि कैसे भी करके मैक्सिमम से मैक्सिमम फर्टिलाइज़र मैं गेन कर लूँ। ठीक है, तो एक तो ये मुद्दा। दूसरा कि अभी पैडी स्टबल बर्निंग का इशू है, वो भी पंजाब और हरियाणा में अभी तक तो ये देखा जा रहा है कि बहुत मतलब नंबर्स में कम केसेज आ रहे हैं कि जहाँ पर उन्होंने स्टबल्स को सीधा बर्न कर दिया हो। ठीक है, तो ये तो फिर भी वेलकमिंग आप कह सकते हो कदम है कि हाँ, फार्मर्स जो हैं वो पैडी स्टबल्स को बर्न नहीं कर रहे हैं। तो एनसीआर में जो प्रॉब्लम रहती है हमेशा एयर पोल्यूशन की, वो हद एक लिमिट तक थोड़ा बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पाएगा ज़्यादा एयर पोल्यूशन को राइज करने में। ठीक है, अब प्रॉब्लम चल रही है वो फर्टिलाइज़र की है, जिसमें मेनली कौन सा, एक तो डीएपी जिसमें डायमोनियम फॉस्फेट, और एक है म्यूरिएट ऑफ पोटास एमओपी। इन दोनों की शॉर्टेज मेन चल रही है, और बाकी यूरिया की सप्लाई आपको पता है लगातार चल रही है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जिस तरीके से फार्मर्स है वो बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं। इवन जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, यूनियन के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ये हाल हो रहे हैं। अब देखो, टाइम है रबी की सीज़न की कल्टीवेशन प्लोइंग का, ठीक है, सोइंग का। इसमें आप देख सकते हो वीट, मस्टर्ड, चना, मसूर, पोटैटो, ऑनियन, इनकी बुआई होती है, ये रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, अब समस्या ये है कि इस टाइम पे फार्मर्स क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा जो पैनिक है वो तो ये कि ये चीज़ डिक्लेयर्ड है कि शॉर्टेज है फर्टिलाइज़र की। दूसरी इनके लिए पैनिक के लिए ये कि अभी सितंबर के बाद से जब से ये मानसून की जो रेंज है कंटिन्यू हो रही है ना, अभी भी देखो कल भी बूंदाबांदी रह रही थी। ठीक है, और नोएडा, दिल्ली में परसों बारिश हुई है। तो ये इससे क्या है कि सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट अभी अच्छा खासा है, तो इस चक्कर से भी फर्टिलाइजर्स जल्दी से मिल जाए। जैसे डीएपी की बात करें फॉर एग्जांपल, तो फॉस्फोरस कंटेंट इसमें अच्छा खासा होता है। तो फॉस्फोरस कंटेंट रूट्स को क्रिएट करने में और ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट के लिए। ठीक है, तो ऐसे में डीएपी की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, और सही सही में सॉइल मॉइस्चर कंटेंट वो अभी जो अवेलेबल है वो टाइम के साथ साथ में थोड़ा डिक्लाइन करेगा। तो ऐसे में फार्मर्स इस चीज़ को लेकर के भी थोड़ा सा जल्दी में है कि कैसे भी करके अगर फर्टिलाइज़र मिल जाए, मेनली डीएपी, तो उससे क्या हो जाएगा, टाइम पर बुआई की जा पाएगी। ठीक है, अब रही सही में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो सरकार के ऊपर वैसे भी दबाव है आने वाले टाइम पे। खैर, इलेक्शन को तो छोड़ो, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट हमारे लिए आ जाता है कि कैसे इस सप्लाई को मैनेज किया जा सकता है।
क्योंकि नहीं तो फार्मर्स की नाराज़गी अगर बढ़ती चली जाएगी तो वैसे ही 3 फार्म लॉज को लेकर के फार्मर्स रोड पे उतरे हुए हैं, बाकी और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो कि अभी गवर्नमेंट जिस तरीके से यूरिया पे सब्सिडी देती है ना, उसी तरीके से गवर्नमेंट को नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स को भी सब्सिडाइज मैनर में काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें एक इंपोर्ट के लिए प्रॉपर प्लान बनाने की ज़रूरत है। वही चीज़ क्योंकि यूरिया को अगर रेकलेसनेसली बिना सोचे समझे हम खेतों में अप्लाई कर देते हैं ना, तो नाइट्रोजन कंटेंट तो आपका अच्छा खासा है उसमें, बाकी फिर बाद में उस एक्सेस नाइट्रोजन कंटेंट की वजह से सॉइल में नाइट्रोजन पोल्यूशन बढ़ जाता है और वो एक प्रॉब्लमेटिक इशू बन जाता है कि नहीं। तो इस चीज़ को कैसे करेक्ट आउट किया जा सकता है? सिंपल सा तरीका कि नॉन यूरिया जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको गवर्नमेंट प्रमोट करे। अब दूसरी तरफ ये जो शॉर्टेज चल रही है इसके पीछे वजह, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस हैं वो भी राइज हो रही है। ग्लोबल प्राइसेस राइज किस चीज़ के लिए हो रही है? जो भी इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया, सल्फर, इनको हम इंपोर्ट करते हैं। फिर हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक कंपनीज है फिर बाद में इनकी प्रोसेसिंग के बाद में फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो इनपुट रिक्वायर्ड है ना, इनकी प्राइस ही मार्केट में राइज हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसकी वजह से भी मुश्किलें पैदा हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो रिटेल प्राइस को अभी देखा जाए ना, जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं जैसे डीएपी की बात की, कॉम्प्लेक्स का मतलब दो तीन या उससे ज़्यादा जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके मिक्स से जो फर्टिलाइजर बनता है, दोज आर नॉन एज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में अभी देखा जाए तो प्राइस लगभग राइज कितनी हुई है? 24,000 पर टन से 34,000 पर टन तक, मतलब महंगाई बढ़ गई है, जबकि यूरिया का इतना कोई वेरिएशन नहीं आया। तो ऐसे में एक तो फर्टिलाइजर्स का डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। दूसरी चीज़, अगर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का अप्लाई करके हम एक ही फर्टिलाइजर से जितनी भी रिक्वायरमेंट है किसी भी खेत की वो अगर पूरी कर सकते हैं तो वो एक ज़्यादा अच्छी बात होगी ना। तो यही मेन राइटर का यहाँ पे फोकस है, एडिटर का मेन फोकस है। ठीक है, तो एक तो डीएपी की सब्सिडी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और या फिर जो 3 पॉपुलर कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं, इनकी सब्सिडीज़ की बात करें तो इनको राइज करने की ज़रूरत है, जिससे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया से दूर जा सकें, है कि नहीं। अब इंपोर्ट की बात करें, अब इंपोर्ट तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिशें भी की है कि जल्दी से जल्दी हम हमारे यहाँ पर पोर्ट्स पे फैसिलिटेट कर दें कि जल्दी से जल्दी जितना कोई भी रिक्वायरमेंट है हमें फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स की, वो इजीली अवेलेबल हो जाए और सीधा वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के पास में पहुंच भी जाए जो भी इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको प्रोड्यूस करने के लिए फर्टिलाइजर्स को। ठीक है, तो पैनिक जो है वो टाइम के साथ में इवेट हो जाएगा, पर एक ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी में हम कर सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको फर्टिलाइजर से संबंधित एक कहते हैं ना कि हाईली एनालाइज सिस्टम के बेसिस पे फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करें। जैसे कि यूरिया, डीएपी, इन दोनों की बात करें तो यूरिया में तो नाइट्रोजन 46% होता है, डीएपी में फॉस्फोरस 46% होता है, पर एमओपी की बात करें तो वहां पर पोटेशियम 60% होता है। तो क्यों नहीं हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर तैयार किए जा सके, जैसे कि एनपीके फर्टिलाइजर होता है, उसमें 12% तो नाइट्रोजन होता है, 32% फॉस्फोरस होता है और 16% उसके अंदर पोटेशियम होता है। तो एनपीके फर्टिलाइजर को हम यूज कर सकते हैं जिससे कि इन सारे अलग अलग 3 फर्टिलाइजर्स को हम रिप्लेस कर सकें, है कि नहीं। अब इसमें यूरिया में क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन, डीएपी में फॉस्फोरस मिल रहा है और इधर एमओपी में पोटास मिल रहा है। तो तीनों की बजाय अगर एक मिक्स बना दिया जाए, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बना दिया जाए, जैसे एनपीके वाला कॉन्सेप्ट है, तो इससे कितना फायदा हो सकता है। एक तो फार्मर्स के ऊपर कॉस्ट बियरिंग कम हो जाएगी, दूसरी तरफ देखा जाए तो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है उसमें एक्सेस में आप न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करोगे तो वो पोल्यूटिंग नहीं हो पाएगा, तो उससे भी उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। तो ऐसे में हमें जो प्रोडक्ट डिलीवरी करनी है ना, जो भी फर्टिलाइजर की, वो न्यूट्रिएंट बेसिस पे होनी चाहिए। उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? एक तो यूरिया को देखो आंख मीच करके सारे फार्मर्स यूज़ करते हैं, जो कि गलत बात है, क्योंकि उनकी पता पड़े, सॉइल टेस्टिंग हो, सॉइल हेल्थ कार्ड इसीलिए तो दिए हुए हैं ना कि जी आप अपने खेत की सॉइल को मेज़र करवाओ कि कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी है, कौन सा एक्सेस में है, उसके हिसाब से आप अपने उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्टिलाइजर ऐड करो। तो एक तो यूरिया को हम न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी वाला जो प्रोविज़न है उसमें लेकर के आए, जिससे कि सब्सिडाइज रेट में फर्टिलाइजर दें, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर उतने ही न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी हो जितनी की खेत को रिक्वायरमेंट हो। दूसरा, इफ्को का ये नैनो यूरिया का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसको भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए।
एक फर्टिगेशन का नाम आता रहता है, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, जिससे कि फर्टिलाइजर वेस्ट ना हो, पानी में मिक्स करके ही आप साथ में उसको सप्लाई कर दो, ठीक है। इसके अलावा फार्मर्स को डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश से भी दूर सोचने के लिए हमें एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, जिससे कि इकोलॉजिकल इश्यूज भी कम आए और फाइनेंशियल इश्यूज का स्ट्रेस है वो भी थोड़ा सा कम हो फार्मर्स पे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द परस्यूट ऑफ टैक्स जस्टिस। इस आर्टिकल को लिखा है उपेंद्र बख्शी जी ने। इनका कहना यह है कि जब कभी भी कोई सिनेरियो को आप अगर एनालाइज करो और उसमें अगर कहीं पे खुशी आपको दिखती है, कहीं पे आपको जीत दिखाई देती है, तो उसको थोड़ा सा अगर हम और डिटेल में माइन्यूटली अगर एनालाइज करें तो पता पड़ता है कि कहीं ना कहीं उसमें गम भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अभी जो ग्लोबल टैक्सेशन सिस्टम को या ग्लोबल टैक्सेशन रिजीम को इस तरीके से सेटल करना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, मतलब एक होता ना कि टैक्सेशन का इवेजन ना हो, है ना, उसके लिए अभी OECD के द्वारा एक प्रोविज़न स्टार्ट किया गया है जिसके ऊपर 2 पिलर अप्रोच है। 2 पिलर अप्रोच के अंदर क्या प्रोविज़न है? पहला तो ये कि जो भी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज हैं उनका जहाँ से उनकी अर्निंग हो रही है, जिस मार्केट से वो पैसा कमा रही है, उस मार्केट के कंट्री को, वहाँ की सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा प्रोविज़न ये कि वो जो टैक्सेशन का प्रोविज़न है वो थ्रू आउट वर्ल्ड एक तरीके से ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्सेशन के तौर पे इंपोज किया जाएगा। और वो इंपोज तो क्या मतलब, फिक्स किया जा रहा है, वो रहेगा लगभग 15%। तो ये 2 पिलर अप्रोच हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखने में तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमें पता है पेंडोरा पेपर्स रिवील करते हैं कि कितना ज़्यादा वेल्दी लोगों ने पैसा इवेड किया है। एक तरफ तो टैक्स चोरी किया, दूसरी तरफ ले जा करके जो टैक्स हेवन्स है वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी। पर सवाल ये है कि जितना अच्छा हमें ये सुनने में लग रहा है या पढ़ने में लग रहा है, क्या उतना अच्छा इसके आगे आप कह सकते हैं रिजल्ट्स हो सकते हैं? वो तो देखो टाइम बताएगा। ऐसे में देखो, इंडिया की बात की जाए, अभी हमने बात की ग्लोबल सिनेरियोज की, तो इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडिया में भी हम देखें तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं। जैसे कि एक तरफ तो खेतों को हम इनकम टैक्स के एम्बिट से बाहर रखते हैं कि भाई खेती से संबंधित जो भी कार्य होंगे उनके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। पर दूसरी तरफ वहीं पर अगर मुद्दा आ जाए कि जी औरों को टैक्स लग रहा है, खेती को टैक्स नहीं लगा रहे हो, तो वो गलत हो रहा है, क्योंकि बड़े फार्मर्स तो पैसे वाले होते चले जा रहे हैं और छोटे फार्मर्स हैं वो गरीब के गरीब रह रहे हैं, तो ज़्यादा फायदा बड़े फार्मर्स को हो रहा है, तो उनके ऊपर टैक्सेशन लगना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मेजर्स को लेकर के भी अब देखो 3 तरीके के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं, एक तो प्रोग्रेसिव, एक प्रोपोर्शनल और एक रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब तो ये होता है कि जैसे जैसे इनकम राइज होती चली जाती है वैसे वैसे टैक्सेशन की रेट है वो भी राइज होती चली जाती है, जो कि हमारे इंडिया में एप्लीकेबल है ना, लगभग 30% हाईएस्ट है आई गेस, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि जी क्या स्लैब है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से रिवाइज करती रहती है। दूसरा होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन के अंदर तो क्या होता है कि एक टैक्स रेट फिक्स कर दी, अब चाहे इनकम लेवल कितना ही बढ़ चुका हो किसी भी इंडिविजुअल का, उसको उतना ही % टैक्स देना होता है। और तीसरा तरीका होता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है कि जी आप जो छोटे हैं, मतलब जिनकी इनकम कम है, उन पर तो टैक्स ज़्यादा लोगे और जैसे जैसे इनकम राइज होती चली जाएगी वैसे वैसे टैक्सेशन रेट आप रिड्यूस करते चले जाओगे। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम हमारे यहाँ पर कंटिन्यू अप्लाइड है, तो इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। बोले कि आप 5% लो 1 लाख रुपए का और 10% लो 10 लाख रुपए का, तो ऐसे में बोला अगर 5% ही आप इसे 10 लाख रुपए का ले लोगे तो ही बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, ये कहा जाता है इस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट में। इसके अलावा वोडाफोन के साथ में या केयर्न एनर्जी के साथ में ये डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो भी तो टैक्सेशन को लेकर के चल रहे हैं। तो कंट्रोवर्सीज बहुत है। पॉइंट क्या रहा है, एक तरफ हमें अच्छाई दिखती है तो दूसरी तरफ बोले उसमें ग्रे शेडो भी होती है, जिसको हम कहते हैं ना, जहां बजती है सहनाई वहां मातम भी होते हैं। दैट मीन्स जहां जहां पर भी खुशी का माहौल होता है वहां वहां पर गम भी कहीं ना कहीं आता ही है। तो ऐसे में पेंडोरा पेपर्स हो, पैराडाइज पेपर हो या पनामा पेपर्स हो, इसमें सीधा सा क्लियर क्या निकल के आता है कि टैक्स और सीक्रेसी हेवंस में जाकर के लोग अपना पैसा वहां पर छोड़ते हैं, ये सोच करके कि यहाँ पर हमारा जो देश है, जैसे एग्जांपल लो इंडिया का ही, तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं टैक्सेशन के एम्बिट में आना चाहते हैं वो
कि टैक्स रेट ज़्यादा है, जबकि दूसरे कंट्री ये जो टैक्स हेवन छोटे छोटे इकोनॉमीज है वहाँ पर जाकर के वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको लगता है कि वहाँ पर टैक्सेशन, अब इंडिया में 15% है, 20% है, तो वहाँ जाकर ये 2-4% में ही काम हो रहा है, घाटा क्या है। ठीक है, तो ऐसे में वो टैक्स इवेड करते हैं। पर मुद्दा क्या आ जाता है कि टैक्सेशन सिस्टम लाया क्यों गया था? इसके लिए एक ही तो चीज़ थी ना कि जी हम जो वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सके डीपीएसपी के बेसिस पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें या और वर्ल्ड ओवर भी देखा जाए, जिसमें कि जो वेल्दी लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेशन लगा करके और जो गरीब लोग हैं, नीडी लोग हैं, उनकी कम से कम बेसिक नीड्स को तो हम पूरा कर सकें, राइट। तो ऐसे में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जस्टिस को प्रोटेक्ट करना और एक कलेक्टिव ह्यूमन सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए ही ये सारे सिस्टम है जिनमें हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, अब इसमें बोला जाता है कि ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, इनकी अगर बात करें तो क्या केवल ये स्टेट या पॉलिटी का ही पार्ट है या फिर कुछ और भी इसमें सेगमेंट आएंगे? सिटीजन्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जी? वर्ल्ड ओवर हर एक सिटीजन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे कि जो अपने साथ के लोग हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, उनके राइट्स और साथ में समाज में न्याय, इन दोनों को फैलाया जा सके। इसके लिए क्या हो जाता है कि जो लोग भी पैसे वाले हैं वो टैक्सेशन को इवेड ना करें, जो उनकी लाइबिलिटी है, जो उनकी ड्यूटी है, वो उसको पूरी करें। तो देखो, अपनी तरफ से तो जो लोगों को करना है वो कर रहे हैं, ठीक है, मुश्किलें भी बढ़ रही हैं लगातार, और एक तरफ पैसे वाला लगातार पैसे वाला बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है। तो ऐसे में एक आउटकम निकल के आता है, वो है एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी तरफ से एक प्रपोजल दिया है। प्रपोजल में अभी लगभग 134 कंट्रीज का अप्रूवल या आप कह सकते हो सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें इंडिया भी एक है। और उसमें यह है कि लगभग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाले 134 कंट्रीज की अगर टोटल इकोनॉमी को हम ऐड कर दें तो ग्लोबल इकोनॉमी का लगभग 90% यहां पर आप पूरा स्टेक देख सकते हो। अच्छा, ये प्रपोजल क्या है? 2 पिलर सॉल्यूशन है, ये मैं पहले बता चुका हूं। पहला तो ये, फर्स्ट पिलर तो ये कि लगभग 100 के लगभग बड़ी कंपनियां, है ना, जो कि बिगेस्ट हैं और मोस्ट प्रॉफिटेबल एमएनईज है। एमएनईज का मतलब हो गया मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो वो क्या करती हैं कि जिस कंट्री से प्रॉफिट कमाती है, फॉर एग्जांपल अमेजोन, फेसबुक, ये जो भी आप बड़ी कंपनियां देखते हो ना, वॉलमार्ट, ये सारी क्या करती हैं कि पैसा तो कमाया इंडिया से या किसी और कंट्री से, बड़ी इकोनॉमी से, और जो बड़ा मार्केट है वहाँ से, और वहाँ से पैसा निकाल करके इवेड करके और पहुँचा देते हैं अपने हेडक्वार्टर में। और हेडक्वार्टर उन्होंने खोल रखा है कहाँ पे? जहाँ पर टैक्सेशन बहुत कम लगता है। तो ऐसे में टैक्स को इवेड करने का तरीका है। तो ऐसे में ये जो 100 बड़ी कंपनियाँ, जिनका अगर देखा जाए तो अच्छा खासा मार्केट है, और जिस कंट्री के अंदर वो अपना अर्निंग कर रही है, जहाँ जिस मार्केट से वो पैसा कमा रही है ना, वहां पर उनको टैक्सेशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब एक अनफेयर कॉरपोरेट गवर्नेंस को खत्म करने की बात की जा रही है फर्स्ट पिलर में, कि भाई आप प्राइवेट कंपनी जो ऑपरेट कर रही हो किसी कंट्री XYZ में, और वहां पर टैक्स आपको देना चाहिए क्योंकि वहां के लोगों ने आपका सामान खरीदा है और वहां के लोगों की वेलफेयर के लिए आपका दिया हुआ टैक्स काम में आएगा। पर आप क्या करते हो? वो पैसा ले जाकर के आपके खुद के जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वहां पर ले जाते हो। तो एक तो ये कंपल्सन किए जाने की बात की जा रही है। दूसरा पिलर है, जिस भी कंपनी के पास में लगभग, अगर यूरोज की बात करें तो 750 मिलियन यूरो के लगभग उसका एनुअल टर्नओवर है, उस कंपनी को कम से कम 15% टैक्सेशन देना पड़ेगा इफेक्टिवली। और ये ग्लोबल एक कंसेंसस निकल के आ रही है। तो 2 पिलर के ऊपर यहां पे मेन फोकस है। फिर आगे बात आती है कि OECD ने ये डिक्लेयर किया है कि अब क्या होगा कि मिनिमम हमने टैक्सेशन रेट फिक्स कर दी है, और साथ में ये भी कह दिया कि बड़ी कंपनियां जो हैं वो जहां से पैसा कमा रही है वहां पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? बोला टैक्स हेवंस जो है ना वो अब आगे नहीं एग्जिस्ट करेंगे, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो वो लगातार बनी रहेगी बिना कोई हर्डल के। अब ये देखो सारी की सारी क्या है, ये है ट्रायम्फ्स की बात कर रहे हैं, ये वो हम बात कर रहे हैं सिल्वर लाइंस की, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। आगे राइटर बता रहे हैं कि रियल इकोनॉमिक वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे मान लो इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, तो इसमें कंज्यूमर है, और कंज्यूमर का जो सपोर्ट मिलता है, देखो कंपनियां चलती किसके भरोसे है? कंज्यूमर के भरोसे ही तो चलती है ना। तो जो कोई भी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होगा उसको अब प्रॉपरली वहीं पर मैनेज किया जाएगा जहां से वो अर्न कर रही है कंपनीज पैसा,
ठीक है, तो इन पिलर्स के बेसिस पे एक चीज निकल के क्या आ रही है, वो ये कि लगभग 125 बिलियन डॉलर के लगभग जो टैक्सेशन से इकट्ठा होया हुआ पैसा है ना, वो वहीं पर रीडिस्ट्रीब्यूट होगा जहां से उन्होंने अर्न किया है। जैसे कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनको बोलो बहुत फायदा होगा क्योंकि ये बड़े मार्केट्स हैं और यहां से पैसा कमा करके वो कंपनियां लेके जाती हैं अपने हेडक्वार्टर तक, तो बोलो उनको अब यहीं पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का शेयर जो है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर है, वो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर मार्केट तो देखो इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, वहां की जो डिमांड्स है वो ऑलमोस्ट सैचुरेशन की तरफ पहुंच चुकी है। अब डिमांड कहां पर है, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में, तो हम ही मार्केट है सबसे बड़ा। तो इस केस में हमारे से पैसा कमाए तो हमारा हक बनता है कि नहीं उस कमाए हुए पैसे के ऊपर जो भी टैक्स लगे उसके ऊपर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो पिलर्स हैं ओईसीडी के द्वारा दिए हुए, तो लगभग 125 बिलियन डॉलर का जो टैक्सेशन का अमाउंट है ना, वो रीअलोकेट हो जाएगा, इससे डेवलपिंग कंट्रीज को फायदा होगा। इसके अलावा टैक्सेशन की बात करें तो लगभग 150 बिलियन डॉलर एडिशनल टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो पाएगी। क्यों? वही बात कि भाई इंडिया में उनको 15 से 20% तक टैक्स देना पड़ता है, और वो जाकर के पनामा में या कोई और आइलैंड, मतलब छोटे मोटे आइलैंड कंट्री में जाकर के वो टैक्सेशन 4% देते हैं, तो उन्होंने टैक्स बचा लिया ना 11 से आराम से 16%, 11 to 16% टैक्सेशन का मार्जिन बचा लिया उन्होंने। तो ऐसे में वो टैक्सेशन आप 15% पर फिक्स कर रहे हैं ना हम, ग्लोबल जो कंसेंसस आ रही है ओईसीडी के दूसरे पिलर के बेसिस पे, तो उससे बोला 150 बिलियन का एडिशनल टैक्स जनरेट होगा, और इससे भी ज्यादा फायदा किसको होगा, डेवलपिंग कंट्रीज को। अच्छा, इसमें क्या होगा, इन कंट्रीज के बीच में एक प्रॉपर एक ट्रीटी होगी जिसको बोला जाएगा ट्रीटी बेस्ड सब्जेक्ट टू टैक्स रूल्स, STTR, जिसमें क्या होगा कि जिन कंट्रीज से, अब वही है कि टैक्सेशन को रिटेन कौन करेगा, किसके पास पैसा रहेगा, तो वो देखो बात ऐसी है कि जहां से इनकम हो रही है वो, और जहां पर उस कंपनी का हेडक्वार्टर है वो, दोनों कंट्रीज इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि दोनों कंट्रीज में अगर 15% टैक्सेशन है जहां पर हेडक्वार्टर उस कंपनी का, और जहां पर आप देख सकते हो वो कंपनी ऑपरेट कर रही है वो, तो दोनों के बीच में टैक्स शेयरिंग प्रॉपर हो जाएगी। इसको बोला जाएगा ट्रीटी बेस्ड सब्जेक्ट टू रूल टैक्स रूल्स। इससे क्या होगा कि बोला किसी भी कंट्री को नुकसान नहीं होगा और किसी को भी बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम फायदा नहीं होगा। तो ये तो हो गई सारी की सारी सिल्वर लाइंस। अब राइटर बोलना चाहते हैं कि टैक्स हेवंस को हटाना, ये देखो अच्छी बात है, इससे क्या होता है कि जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था ना, टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या था कि आप वेल्दी लोगों पे जो ज्यादा पैसे वाले उनके ऊपर टैक्स लगाते हो और गरीबों के वेलफेयर के लिए काम करते हो, जो कि हमारे डीपीएसपी में एनविसाज्ड है। तो वो पॉइंट यहां पर क्या है कि आप टैक्स हेवंस को एलिमिनेट कर दोगे तो उससे ह्यूमन राइट्स का जो सिनेरियो है वो अच्छा हो जाएगा, और इससे टैक्स का जो अब्यूज है, टैक्स चोरी है, वो भी मतलब बहुत हद तक रुक जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं, द टैक्स जस्टिस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, द स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2020 रिपोर्ट। इसमें ये बताया जाता है कि नहीं भी नहीं ना तो लगभग 427 बिलियन डॉलर का टैक्सेशन का चोरी होता है, नुकसान होता है अगर देखा जाए तो। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो होता है वो 245 बिलियन डॉलर का तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा किया जाता है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां ना, MNCs, इनके द्वारा। कैसे? पैसा तो कमाया कहीं से और ले जा करके पैसा डाल देते हैं कहां पर, अपने खुद के हेडक्वार्टर, जहां पर उनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, और वो होता है टैक्स हेवंस में, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो 445 बिलियन डॉलर्स का नुकसान तो इस वजह से, और बचा हुआ 182 बिलियन डॉलर्स का जो नुकसान होता है ना, वो कैसे होता है, जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी इनकम को हाइड करते हुए और अनडिक्लेयर्ड एसेट्स को, मतलब एसेट्स बताते नहीं है और पैसा ले जाकर के डाल देते हैं कहां पर, इन्हीं हेवंस में। तो ऐसे में लगभग 427 बिलियन डॉलर्स का एनुअल नुकसान बताया जा रहा है इस टैक्स जस्टिस इंस्टीट्यूट के द्वारा अपनी रिपोर्ट 2020 के तहत। तो ऐसे में ओवरऑल देखा जाए तो लॉस जो है वो, ये अगर कैलकुलेट किया जाए ना, तो एक कंट्री के लिए जो नेशनल हेल्थ बजट होता है ना, उसका लगभग 9.2% तक का नुकसान एक कंट्री देख रहा है। ठीक है, इंडिया के लिए ले लो, हमारी जीडीपी का जितना हिस्सा हम हेल्थ के लिए देते हैं, पहली बात तो हेल्थ के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट ही नहीं करते, पर उसका भी लगभग 10%, 9.2% के लगभग आप देखो, ये टैक्स चोरी हो जाता है, और ये पैसा जाता कहां है, टैक्स हेवंस में।
तो आप एक चीज़ बताओ, राइट टू हेल्थ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। अब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है कि नहीं इस तरीके से टैक्स चोरी होने की वजह से, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ को होता है। अच्छा, अब ये OECD का जो प्रपोजल है जिसमें कि टैक्स हेवंस को भी रिमूव करना है और मिनिमम टैक्सेशन रेट 15% सेट की जा रही है, तो ऐसे में जो हायर इनकम कंट्रीज़ हैं उनको तो जो भी फ़ायदा है वो तो होगा, पर लोअर इनकम कंट्रीज़ को भी मतलब फ़ायदा रहेगा। ओवरऑल पॉइंट मेन जो निकल के आ रहा है वो यही कि एक तो टैक्सेशन को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि टैक्स चोरी जहाँ से हो रहा है, जहाँ का मेन मार्केट से वो पैसा कमाया जा रहा है, वहाँ की वेलफेयर भी इंश्योर की जाए, वहाँ के लोगों की भी। अच्छा, इसके आगे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि जो पैसे वाले कंट्रीज़ हैं, ठीक है, हायर इनकम कंट्रीज़ हैं, उनको तो जितना भी ये लॉस हो रहा है ना, ठीक है, $457 बिलियन का, उसकी $427 बिलियन का, उसमें से $382 बिलियन का नुकसान तो देखो हायर इनकम कंट्रीज़ को होता है, और जो कि लगभग 98% आप मान सकते हो टोटल जो ग्लोबल टैक्स हो गया उसका जो लॉस हो रहा है उसका, ठीक है, और रिमेनिंग 2% है वो लोअर इनकम कंट्रीज़ को होगा, ठीक है। पर ऐसे में अभी जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है, एक बार इसको ढंग से एनालाइज किया जाए तो नुकसान तो हेल्थ क्राइसिस का आ रहा है ना। मतलब एक छोटा सा पॉइंट यहां पर दिया है कि यहां पर हेल्थ सिस्टम को अगर प्रॉपर फंड्स का अलॉटमेंट नहीं होगा तो उससे परेशानी किसको होगी? उन्हीं कंज्यूमर्स को होगी जिन कंज्यूमर्स के भरोसे वो बड़ी बड़ी कंपनियां फ्लॉरिश हो रही हैं। तो ऐसे में राइट टू हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट टू हेल्थ है या इक्विटेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी है, उसको भी हमें मेंटेन करना अपने आप में चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये एक अपने आप में टारगेट क्या होना चाहिए कि जो भी आप कह सकते हो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको इम्प्रूव करने के लिए हम देखें तो जो जितना टैक्स इवेजन हो रहा है ना, उसको अगर इवेड ना होने दिया जाए, टैक्स चोरी नहीं होने दिया जाए, तो आप मान के चलो लगभग 34 मिलियन नर्सेस को एनुअली सैलरी मिल सकती है। और आप देख लो कितना हेल्थ केयर सिस्टम हम प्रमोट कर सकते हैं। और हेल्थ पे ही क्यों फोकस किया राइटर ने यहाँ पे, एग्जाम्पल तो और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हेल्थ है तो ही फिर बाद में वेल्थ क्रिएट होती है, ठीक है। कोविड ने ये चीज़ अच्छे से समझाई कि पहला सुख तो निरोगी काया ही होती है। अब OECD के प्रपोजल की बात करें तो ऐसे में देखो अलग अलग NGOs, अलग अलग जो स्टैब्लिशमेंट है 15% टैक्सेशन को लेकर के, वो सारे एक तरीके से मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जिसमें एक है NGO जिसका नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर टैक्स जस्टिस। उन्होंने तो OECD के स्टेटमेंट्स को ही डिनाई कर दिया कि बोले ये लेजिटिमेट नहीं है। और एक तरीके से OECD कंट्रीज़ की अगर बात करें, ये तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का कार्टल है। अगर ये डेवलप्ड कंट्रीज़ कोई पॉलिसी बनाएंगे तो गरीब कंट्रीज़ के बारे में सोच भी रहे हैं कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है। दूसरी चीज़, यूनाइटेड नेशंस हमारे पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, और वहाँ पर मैक्सिमम वर्ल्ड के कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन है जो अपने स्टेटमेंट ओपनली दे सकते हैं। यहाँ पर तो आपने प्लान बनाया और बिना सोचे समझे दूसरों को प्रपोजल दे दिया, और उनके ऊपर आप अगर दबाव भी बना सकते हो तो दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी वजह से कि अप्रूवल दे दिया जाए। तो ऐसे में एक होना चाहिए सिस्टम यूनाइटेड नेशन के बेसिस पे, जिससे कि एक टैक्स आर्किटेक्चर प्रॉपर तैयार किया जा सके। दूसरा कि यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल UN टैक्स कमीशन स्टैब्लिश किया जा सकता है, जिससे कि प्रॉपर नेगोशिएशंस किए जा पाएँ। UN टैक्स कन्वेंशन एक लाया जाए जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब ब्रॉडली सारी चीज़ों को कवर करे, चाहे वो टैक्स हेवन का मुद्दा हो, चाहे टैक्स अब्यूज़ का मुद्दा हो, चाहे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो एंटरप्राइजेज हैं उनकी बात करें, या कहीं पर भी कोई भी गफलतबाजी के बेसिस पे पैसा इकट्ठा करने की बात की जाए। तो मुद्दा क्या आ रहा है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी का काम कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्सेशन लाया किस लिए जा रहा है? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो लाया जा रहा है ना। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन से बाहर निकल के आप नए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन करके फिर बाद में आप कोई पॉलिसी लेकर के आते हो, तो उस पर एक तो डाउट आता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम का हमें पता है कि वाकई में डिक्लाइन हो रहा है, स्ट्रेटा जो है वो लो होता चला जा रहा है। पर वही चीज़ है कि यूनाइटेड नेशन से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जहाँ पर इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो बात ऐसी है, प्राइवेटाइजेशन की बात करो या कॉरपोरेटाइजेशन की बात करो, ठीक है ना, इसमें ओवरऑल जो है
वो परफॉर्मेंस देखी जाएगी तो मेन तो डाउट किस पे आता है। देखो यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना, पांचों के पांचों, वो अपनी दादागिरी चलाते हैं, पहली चीज़ तो। दूसरी, किसी भी रेजोल्यूशन को पारित ही नहीं होने देते। अब वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही अगर फेल हो रही है तो उस केस में यूनाइटेड नेशन का जो एक कहते हैं ना रेपुटेशन, वो डाउन होगी कि नहीं। एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। तो ऐसे में वर्ल्ड ऑर्डर को अगर हमें वाकई में जस्ट बनाना है, मतलब जस्टिस इंश्योर करनी है ना, तो यूएन से बढ़िया प्लेटफॉर्म है नहीं। वहाँ पर डिस्कशन होनी चाहिए और यूएन सिस्टम में फिर से फेथ भी क्रिएट करने की ज़रूरत है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है? यूएन में रिफॉर्म्स लाना। तो देखो, इस आर्टिकल के थ्रू दो तीन चीज़ें हमें समझनी थी। एक तो क्या कि किसी भी कंट्री में कोई भी कदम अगर उठाए जाते हैं टैक्सेशन को लेकर के, तो उसके अंदर प्लस और माइनस दोनों चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ ये हमने देखी कि क्या अभी ओईसीडी के द्वारा प्रपोजल दिया गया और उसके क्या नुकसान, क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं। और तीसरा ये कि यूनाइटेड नेशन के बाहर बैठ कर के कंट्रीज बातचीत कर रहे हैं, तो यूएन की रेलेवेंस पे कितना बड़ा सवाल हो चुका है। तो तीनों चीज़ें इस आर्टिकल से हमें समझ में आई है। तो ज़रूरत क्या है? एक ग्लोबल कॉरपोरेट गवर्नेंस को प्रमोट करने की ज़रूरत है और उसके लिए यूएन सिस्टम का यूज़ किया जाए। और जो मुश्किलें हैं उसके लिए भी अब प्रॉपरली काम करें सभी कंट्रीज़ को साथ में आकर के। जिसका एक एग्जांपल ये ओईसीडी में लगभग 134 कंट्रीज़ ने दोनों पिलर्स के लिए अप्रूवल दे रखा है ना, कि हाँ, हम इस चीज़ को लेकर के आगे सोच रहे हैं और बिल्कुल बहुत बढ़िया आइडिया है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें क्या है, अपने आप में एनकरेजिंग भी है, पर वही चीज़ है कि कहीं रिस्क ही ना हो जाए। डेवलप्ड कंट्रीज़ का है ये कार्टल, बस वो वाली बात हो रहा है। आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है द फॉल गाय। देखो, इस आर्टिकल को लिखा है पार्थ एस भट्टाचार्य जी ने। देखो, आर्टिकल का कहना तो यही है मेन कि कोविड-19 जैसे ही ख़त्म हुआ और इकोनॉमिक रिकवरी अब धीरे धीरे ख़त्म, तो क्या मतलब थोड़ा सा अपना ट्रेंड उसका डाउन हुआ है और इकोनॉमिक रिकवरीज देखने को मिल रही है इंडिया में भी और ग्लोबली। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्राइसिस अभी क्या है? एक तो चाइना का भी आया था और अब इंडिया में भी है। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स की जो अभी कह सकते हैं ना खस्ता हाल, ठीक है, कोल स्टॉक की जो शॉर्टेज है वो। वैसे तो कहा हुआ तो ये है कि 28 दिन का कम से कम आपके पास में स्टॉक होना चाहिए और मार्च एंड तक यही परिस्थिति थी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, सितंबर आया और पता पड़ता है कि केवल 4 दिन का स्टॉक ही अवेलेबल हमारे यहाँ पर जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके पास अवेल हो गया। अब इस क्राइसिस का ब्लेम है वो सारा का सारा डाला जा रहा है कोल इंडिया लिमिटेड पे। तो राइटर है ना, इस पीएसयू को डिफेंड कर रहे हैं, इस पीएसयू से एसोसिएटेड इंडिविजुअल हैं ये, कि भाई ये जो पावर क्राइसिस आप देख रहे हो ना, इसमें कोल इंडिया लिमिटेड का रोल तो क्रूशियल है, पर इस रोल को एक बार एनालाइज तो करो, कितने हद तक कोल इंडिया लिमिटेड अपना पार्टिसिपेशन दे सकती है। देखो, कारण क्या है इस क्राइसिस का? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला तो स्ट्रक्चरल है और दूसरा है ऑपरेशनल। पहली चीज स्ट्रक्चरल कैसे है? देखो, गवर्नमेंट ने 1990 के बाद में, हमें पता है, एलपीजी पॉलिसी हमने अडॉप्ट की और जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। दैट मीन्स सरकार ने अपना जो रोल था वो रिड्यूस किया। दैट मीन्स कोल इंडिया लिमिटेड के स्टेक्स हैं वो डाउन हुए और प्राइवेट सेक्टर के स्टेक्स हैं वो राइज करने की बात शुरू हो चुकी थी। तो ऐसे में कि जो डिमांड है पावर सेक्टर की कोल की, उसको फुलफिल करने के लिए अब कोल इंडिया लिमिटेड की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम कर दी गई थी। कोल इंडिया लिमिटेड का जो आप कह सकते हो ना कि हाँ प्रोडक्शन था कोयले का, वो डाउन करना हो गया था शुरू। अब इसकी वजह क्या, इसका रिजल्ट क्या रहा? 1993 में द कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट CMNA को अमेंड किया गया और इस अमेंडमेंट का टारगेट ये था कि लगभग कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर में आने वाले लगभग 200 कोल ब्लॉक्स थे ना, वो निकल गए कोल इंडिया के हाथ से और अलोकेट कर दिया किसको? जो एंड यूजर्स थे उनको। एंड यूजर कौन से? जो थर्मल पावर प्रोड्यूस करने वाले जो है ना, उन्हीं को। इसको हम क्या बोलते हैं कि मतलब जो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं एंटरप्राइजेस को आपने माइनिंग के लिए अलाउ कर दिया, तो वो माइनिंग होती है कैप्टिव माइनिंग। तो ऐसे में लगभग 28 बिलियन टन का जो रिजर्व था कोल का, वो आपने हैंडओवर कर दिया कैप्टिव माइनिंग के बेसिस पे जो भी एंड यूजर है, जो भी थर्मल पावर प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज हैं उनको। तो कोल इंडिया लिमिटेड का जो आप कह सकते हो रोल है वो डाउन हुआ कि नहीं? अब बात आती है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड से जो भी कोल ब्लॉक्स थे वो निकाल करके एंड यूजर्स को दिए गए, तो उससे ये था कि लगभग 2007 से लेके 16 के बीच में थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉलेशन तो लगातार होता गया, पर जो कोल की प्रोडक्शन है वो नहीं हुई। उसके पीछे
कोल स्कैम निकल के आया था, आपको ध्यान हो तो मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पे स्कैम ही हाईलाइट रहे थे मेनली, कभी 2G स्कैम, कभी कॉमनवेल्थ स्कैम, कभी ये कोल स्कैम। कोल स्कैम के चलते सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 214 ब्लॉक्स की ऑक्शन को, या जो अलॉटमेंट हुआ था ना 214 कोल ब्लॉक्स का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कैंसिल। तो ऐसे में उन 214 कोल ब्लॉक से प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब आ जाओ आगे कि अगर कैप्टिव माइनिंग की बात करें, उसको साथ में लिया जाए, क्योंकि एंड यूजर इंडस्ट्रीज ने प्रोड्यूस किया, तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में पर एनम 500 मिलियन टन के हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए कोयले का, अगर कैप्टिव माइनिंग को लो और कोल इंडिया लिमिटेड दोनों की माइनिंग को अगर मर्ज करके दे। पर हमारी रियलिटी क्या है, होनी तो कितनी चाहिए 500 मिलियन टन, हो कितना रहा है, केवल 60 मिलियन टन पर एनम, जो कि अपने आप में बहुत ही कम है, एबिसिमल परफॉर्मेंस है। तो ये जो गैप है ना, कि एक तरफ तो कोयल की सप्लाई की कमी और दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, सौभाग्य स्कीम, ठीक है, अलग अलग स्कीम के तहत जो गांवों तक बिजली पहुंचाने की बात कर रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो बढ़ा रहे हैं पर सप्लाई कोयले की हो नहीं रही है, जबकि हमें पता है कि 50% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंडिया में अभी भी थर्मल पावर एनर्जी बेसिस पे ही होता है। तो ऐसे में स्ट्रक्चरल फैक्टर है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियां शुरू कर दी, और आप कह सकते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड से लगा तो बहुत दी, पर कोल इंडिया लिमिटेड की जो कैपेसिटी है वो गवर्नमेंट ने 1993 में ही रिड्यूस कर दी थी। अब आ जाओ ऑपरेशनल साइड में। ऑपरेशनल साइड में देखा जाए तो पावर प्लांट्स को जो भी कोयले की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा एक गाइडलाइन रिलीज की हुई है। वो ये कि आप कम से कम 15 से 30 दिन का कोयले का जितनी आपकी डेली कंजम्पशन है ना, उसका नोट, उसको आप 15 से 30 दिन तक मल्टीप्लाई करके, और 15 से 30 दिन का स्टॉक मिनिमम आपके पास में होना चाहिए। पर अभी रियलिटी हमें पता है ना, सितंबर में क्या हो गई, 4 दिन का स्टॉक भी अवेलेबल नहीं है, स्टॉक्स में लगातार कमी आती रही। तो इसकी वजह से पावर प्लांट्स की जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ती चली गई, और इसी की वजह से देखो नुकसान अभी हमें झेलना पड़ रहा है, या फिर ये क्राइसिस अभी चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये कोई पहली सरकार नहीं है जिसके टाइम पे ये देखा गया है कि कोल 3 दिन का रह गया, 4 दिन का रह गया। ये यूपीए सेकंड गवर्नमेंट के टाइम पे भी इसी तरीके के क्राइसिस आए थे, ठीक है ना। इसके पीछे स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल दोनों है। यहाँ पर बिल्कुल भी सरकार का कोई रोल, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार किसकी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, उसका नहीं है। हमारे यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म से प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। वही बात है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा नुकसान ये डिले बहुत ज़्यादा होता है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, ठीक है। तो ऐसे में कि ये जो पावर प्लांट्स की वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ गई। अच्छा, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट बढ़ते चले गए, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनकी डिस्टेंस कोल प्रोड्यूसर से ज़्यादा है, उनको ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? डिस्टेंस ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है, और ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगेगा तो शॉर्टेज हमारे पास में स्टॉक की रहेगी कि नहीं। तो लॉन्गर डिस्टेंस भी अपने आप में बहुत बड़ा कारण बन रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट, नॉन पेमेंट ऑफ कोल। अगला कारण यह है कि जिन भी थर्मल पावर प्लांट्स ने, पावर जनरेशन कंपनीज ने कोयला तो ले लिया, यूज कर लिया, प्रोड्यूस भी कर दिया कोयले से बिजली को, और बिजली बेच भी दी, पर उस कोयले का पेमेंट प्रॉपर्ली किया गया ही नहीं कोल कंपनीज को, तो उसकी वजह से और ज़्यादा क्राइसिस आ गया। कुछ कंपनियों का हाल तो ऐसा है कि जिनको बैंकों से उधार लेना पड़ रहा है मजबूरन, कि कैसे भी करके अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को तो वो मेंटेन कर सके, जो भी खर्चा आ रहा है ना रोज़ाना की काम करने के अंदर, उसको मेंटेन करने के लिए वो बैंकों से उधार ले रही है। जबकि हमें पता है कि कम से कम, मतलब जो जनरेट हो चुकी है पावर, वो तो, अब वही बात है, इसमें वही आ जाता है AT&C, ठीक है ना। वो जो AT&C जो लॉसेस होते हैं, तो उन लॉसेस को रिड्यूस करना ज़रूरी है। जो ट्रांसमिशन को लेके एग्रीगेट ट्रांसमिशन और जो कॉमर्शियल लॉसेस है ना इसके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, वो कम नहीं हो रहे हैं। चोरी हो रही है बिजली बहुत ज़्यादा, और रही सही में सरकारें इतनी पॉपुलिस्ट हो जाती हैं फिर चलते ही कि बिजली का बिल पूरा का पूरा माफ़ कर देती है 3-3, 4-4 साल का। तो नुकसान कहाँ हो रहा है? यहीं पे, जो प्रॉपर टाइम पे पेमेंट यूनिट्स का नहीं होगा, और उसकी वजह से फिर बाद में क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है अभी हमें ओवरऑल, ठीक है। और रही सही में सैलरीज भी देनी पड़ती है इन कंपनीज को, तो लगभग 18,000 करोड़ रुपए की आप देखो कि पैसों की रिक्वायरमेंट इनके पास में शॉर्टेज चल रही है, पैसों की रिक्वायरमेंट जितनी है उसके कंपैरिजन में। ये इशू यहाँ पर है। इसके आगे चलते हैं।
फिर आगे राइटर बोल रहे हैं कि ये जो कोयले की शॉर्टेज है, इसकी इसकी वजह एक तो प्राइवेटाइज्ड ब्लॉक है, एक कैप्टिव माइनिंग, दोनों की शॉर्टेज चल रही है। फिर इसकी वजह से अब जब हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम किस तरफ शिफ्ट होते हैं? इंपोर्ट की तरफ। अब राइटर एनालिसिस कर रहे हैं इंपोर्ट को और इंपोर्ट को और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, दोनों को। वैसे तो इंपोर्ट महंगा हो रहा है, वजह कि चाइना में भी कोल क्राइसिस था और चाइना ने कोल इंपोर्ट ज़बरदस्त तरीके से राइज कर लिया है। अब सीधी सी बात है कि अगर चाइना वही बात है स्टॉक पाइलिंग करने लग गया तो इस वजह से फूड ग्रेन का जिस तरीके से हुआ है ना प्राइस राइज, अभी रिसेंटली हमने देखा था जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो भी राइज इसी वजह से हुआ था। चाइना स्टॉक पाइल कर रहा है, वजह कि वहाँ पर शॉर्टेज थी खाने की। सेम चीज़ चाइना ने अभी कर दी कि कोल की कमी आ गई, इसकी वजह से वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी। मतलब आप देखो ब्लैकआउट रहा था वहाँ पर लगातार चाइना में। तो ऐसे में इंपोर्ट उन्होंने राइज कर दिया और इंपोर्ट उन्होंने राइज किया तो अब सीधी सी बात है इंटरनेशनल मार्केट में कोल की प्राइसेस राइज होंगी कि नहीं? बिल्कुल। और अब इंपोर्ट अगर राइज हम करें तो हमें नुकसान होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा खाली हो जाएगा। तो क्या किया जा सकता है? हमें डोमेस्टिक कोल की माइनिंग प्रॉपरली करनी होगी। अब आप देखो टाइम बीतता है, अगस्त महीने का टाइम होता है, उस टाइम पर थर्मल पावर प्लांट्स ने लगातार देखा कि वाकई में हमारे यहाँ पर कोल की सप्लाई प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पा रही है। रही सही में कोविड-19 थी, तब तक तो देखो इतनी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, वजह कि कोविड की वजह से इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती नहीं थी, एनर्जी की प्रॉब्लम थी नहीं। अब इकोनॉमी रिकवर कर रही है तो डिमांड बढ़ रही है और जबकि कोल का प्रोडक्शन है वो राइज हुआ नहीं है। तो आप बताओ मुश्किलें होंगी कि नहीं? इंपोर्ट हो रहा है महंगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपने पहले तैयार किया नहीं, और कोविड के बाद में जो अभी जो इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिल रही है वो तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं? इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर आप ब्लेम करना चाहते हो, बोलो कोल इंडिया लिमिटेड के लगभग 250 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खोई है कोविड के चक्कर में। ठीक है, रही सही में एक और कारण आ गया है कि मॉनसून आया। मॉनसून का सितंबर के आसपास का महीना, या फिर अभी तक देखा जाए जो ओपन कास्ट माइनिंग होती है, जैसे कि सीधा सरफेस से खोदते हैं और वो खुली जो खाने हैं, खुली ओपन माइंस हैं, उनके अंदर पानी भरा कि नहीं, वो पानी अभी तक भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हम। जब पानी ख़त्म नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे कर सकती है कोल इंडिया लिमिटेड? तो सप्लाई साइड को और ज़्यादा डिसरप्ट कर दिया और क्राइसिस को और ज़्यादा एग्रीवेट कर दिया मॉनसून ने भी। ठीक है, अब बात आ जाती है कि इतनी ज़्यादा कंस्टेंट होने के बावजूद भी कोल इंडिया लिमिटेड अपने एफर्ट्स अच्छे से अच्छे लगाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जितनी सप्लाई है उसको राइज करना। जैसे यहाँ पर आप आओ कि पर डे के हिसाब से लगभग 1.5 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन कोल इंडिया कर चुका है, कर रहा है अभी, और एक्सपेक्टेड ये है कि 1.6 से 1.7 मिलियन टन प्रोड्यूस कर सके आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। तो कहने का मतलब यही है कि देखो क्राइसिस के कारण बहुत सारे हैं, पर केवल कोल इंडिया लिमिटेड को आप अगर सवाल में लोगे तो ये डाउट आ जाता है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि कुछ महीनों तक तो परेशानी रहेगी, कोल की शॉर्टेज रहेगी, पर हाँ पावर प्लांट्स को धैर्य से पेशेंटली काम करना होगा और उससे कि फिर बाद में सप्लाई उनकी जो कंस्टेंट्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड आज भी रेलेवेंट है और आगे भी रेलेवेंट रहने वाला है। इसके पीछे वजह क्या क्या बताई वो हमने देख ही ली। और एक पॉइंट और, इंपोर्ट अगर महंगा हो रहा है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात हम करें, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनीज या फिर जो कैप्टिव माइनिंग की हमने बात की वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो अब किस पे डिपेंडेंसी आ गई? कोल इंडिया लिमिटेड पे आई कि नहीं? यहाँ पर फिर बाद में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की रेलेवेंस की जब भी बात आए तो कोल इंडिया लिमिटेड का आप कोट जरूर करोगे। ठीक है ना, कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्राइवेटाइजेशन पे कभी लिखना हो तो एक कोल वाला क्राइसिस आप जरूर पॉइंट आउट करोगे। ठीक है ना, तो बेनिफिट्स की अगर बात करें तो अगर कोल इंडिया लिमिटेड हमारे यहाँ पर प्रॉपर प्रोडक्शन करता है कोयले का, डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर प्रॉपर होते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा खाली नहीं होगा। इसके अलावा अफोर्डेबल मैनर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो फिर पर यूनिट चार्जेस हैं वो भी कम लगेंगे, और कोल प्राइस की अगर लिमिट डाउन जाएगी तो इसका फ़ायदा अल्टीमेटली किसको होगा? कंज्यूमर को, इंडियंस को। तो केवल और केवल कोल इंडिया लिमिटेड को आप ब्लेम कर रहे हो, दिस इज़ नॉट द राइट वे। हमें यहाँ पर कंफर्टेबल स्टॉक्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। पैसा मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है ना पावर प्लांट्स की, वो जो 15 से 30 दिन की गाइडलाइन दी हुई है ना, उसके हिसाब से उनके पास में स्टोरेज होनी चाहिए। ठीक है, और जब से ये 1990s के बाद में पॉलिसी आई है, बोलो उसके बाद में थोड़ा सा क्राइसिस बढ़ा है
और वो हमने पूरा एनालाइज कर लिया। ठीक है, तो मुद्दा जो था पूरा डिटेल में समझा, और राइटर जो हैं वो खुद फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं कोल इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कशन में इतना ही कंटेंट था। बाकी देखो दो आर्टिकल हैं जिसमें वीडी सावरकर और गांधी जी को कंपेयर किया जा रहा है, पर उसमें मुझे इतना कोई कंटेंट हेल्दी लगा नहीं। ठीक है ना, तो एक बार आप खुद नज़र डाल दो तो डाल दो, बाकी मुझे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई हेल्दी कुछ लगा नहीं। ठीक है ना, तो इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।